नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बात करना थोड़ा सा ज़रूरी है। एक तो जो बार बार आप उपापोह की स्थिति में हैं कि ट्रांसफ़र कब होगा, कैसे होगा। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो ट्रांसफ़र होगा ही, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। मार्च में ट्रांसफ़र जा सकता है। अब जैसे 14-15 दिन बचे हुए हैं, आप कह लीजिए 13 दिन बचे हुए हैं। इन 13 दिनों में सॉफ्टवेयर को शिक्षा विभाग कंप्लीट कर लेगी। अभी सॉफ्टवेयर बनाने की जो प्रक्रिया है अंतिम दौर में है, उसके बाद उसका ट्रायल होगा। तीसरा फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज और चौथा फेज जो बात हो रही है वो डीओ को देने की बात चल रही है कि जिला में उसको भेज दिया जाएगा शिक्षकों का कोडिंग करके। वहाँ पे भी हो सकता है कि वो प्रखंड वाइज, हर जिला प्रखंड वाइज निकाले, स्कूल का अलॉटमेंट करे। कोडिंग इसलिए किया जा रहा है कि कोई इधर उसमें घालमेल नहीं कर सके, इधर उधर नहीं कर सके, या फिर अपने तरीके से किसी को स्कूल अलॉटमेंट नहीं कर दें। कोडिंग में किस अभ्यर्थी का, किस शिक्षक का स्कूल अलॉट हो रहा है ये डीओ को भी नहीं पता चलेगा। तो ये कुछ मामलों में ठीक भी है, ज़्यादा इसमें पैरवी की गुंजाइश भी नहीं बचती है। ज़्यादा क्या, पैरवी होगा ही नहीं। इसलिए आप लोग किसी मुगालते में मत रहें कि डीओ को मैनेज कर लेंगे, वो सारा कुछ कर देगा। सवाल ये है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है वो होगी। अब आप लोग कोई इफ़ बट में ना रहें। और बीच में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम आ गया है, जो 1 तारीख से शुरू हो करके पूरे महीने मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होता है, तो पूरा फरवरी आपका इसी में चला जाएगा। तब तक कंक्रीट चीज़ें हो जाएगी। हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक से आप लोग का स्कूल अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। हो सकता है नहीं है, निश्चित रूप से, क्योंकि जो टेक्निकल टीम है जो सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है और सारा कुछ जिला वाइज क्लियर करके जो डीओ को भेजना है वो अपना काम कर लेगी। उसको एग्ज़ाम से या फिर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से उस टेक्निकल टीम को कुछ लेना देना नहीं है। मामला जो है प्रथम फेज़ का जो स्थानांतरण है उसी का थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि उसमें काम मैनुअली हो रहा है। मैनुअली होने के कारण थोड़ा सा डिले हुआ है, और इस डिले के कारण भी सेकेंड फेज़ को डीओ के पास भेज दिया गया। नहीं तो पहले जो अनाउंस हुआ था कि सेकेंड फेज़ सचिवालय से होगा, जो कि अब नहीं होने जा रहा है। तो इतना निश्चिंत रहें। अब ट्रांसफ़र पे हमको लगता है कि ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग ट्रांसफ़र रोक देगा, और किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। जिसको जितना जोर लगाना है लगा ले, कोर्ट जाना है चले जाए। ये होगा, डिले हो सकता है। एक बार कोर्ट गए तो 1 महीना डिले हुआ। अगर कोर्ट नहीं गए होते तो 22 नवंबर तक पहले फेज़ में एप्लीकेशन देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती, तो पूरा दिसंबर था, पूरा जनवरी था, संभवतः हो जाता है ट्रांसफ़र। लेकिन ठीक है, लोग गए, अपनी सुविधा के लिए गए, कोई बात नहीं है। कुछ चीज़ें ये हैं कि जैसे अभी प्रोबेशन पीरियड की जो मैं बात कर रहा था कल, तो कुछ साथियों ने सवाल उठाए थे कि नहीं, उसका ज्वाइनिंग से कोई लेना देना नहीं है, रेगुलेशन जो होता है वो सबके लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है। जैसे 34,540 वाले जो शिक्षकों की बहाली हुई थी, उनका जो नोटिफिकेशन आया था 2003 में आया था, और 4 में पेंशन बंद कर दिया गया, और सरकार ने उसको रोक दिया। रोकने के बाद वो लोग कोर्ट, पटना हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उनको ज्वाइनिंग कराने के लिए। ज्वाइन भी हुए 2012 में, लेकिन पेंशन बंद होने के पहले का वो नोटिफिकेशन है। 2004 में जब अटल सरकार आई थी तो पेंशन बंद कर दिया था। तो 2003 के हिसाब से जब नोटिफिकेशन आया था तो उनको पेंशन मिलना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जब ज्वाइन किए हैं
ज्वाइन करेंगे यहाँ से गणना होगी आपकी और पेंशन नहीं मिलेगा। तो उन लोग को भी नया वाला पेंशन मिल रहा है, किसी को 400-500 रुपये ज्वाइनिंग से जितना भी उनका अवधि रहा है जॉब का उसके अनुसार पेंशन मिल रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन आ गया, एक गणना उससे होती है, दूसरा ज्वाइनिंग से भी होती है। अब कोर्ट में जाएंगे तो ये दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि टीआरई के 3 के जो साथी हैं उनके पास एक आधार है, उनका प्रोबेशन 1 साल का होना भी चाहिए उनका, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन भी जो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड वाला जो नोटिस आया है उसके बाद निकला है। और टीआरई 1 साथियों की तो ज्वाइनिंग भी पहले है, नोटिफिकेशन भी पहले है। टीआरई 2 के साथियों का नोटिफिकेशन पहले है और 80% जो शिक्षक है 90% वो उस 1 साल के प्रोबेशन पीरियड वाला नोटिफिकेशन के पहले ज्वाइन कर चुके हैं। नोटिस आ गया पहले, इसलिए ये 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपके ऊपर लागू होगा। बाकी जो भी साथी हैं पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा अपना एनालाइज कर सकते हैं। लगता है कि कोर्ट जाना चाहिए उनको तो कोर्ट जा सकते हैं। टीआरई 1 और 2 के भी साथी आप लोग अपना देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि जैसे 14-15 महीने टीआरई 1 के साथी काट लिए तो 9 महीने उनको और 8-9 महीने काट लेना चाहिए। आगे जो है साथी की अब पुनः बीएड 1 साल का होने जा रहा है। जैसे पहले 2014 में अंतिम बैच बीएड 1 साल का हुआ था, मैंने भी उसी में बीएड किया था, अंतिम बैच था मेरा 1 साल का। अब पुनः सरकार ला रही है 1 साल का बीएड, जिसका प्रारूप तैयार हो रहा है। संभवतः ये 2025 से लागू हुआ तो हुआ, नहीं तो 26 से तो लागू हो जाएगा निश्चित ही। तो जो लोग पीजी कर चुके हैं, बीएड करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। 70वीं जो बीपीएससी की पीटी हुई थी उसकी सुनवाई हुई है कल, और उसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और जब तक कोर्ट अपना वर्डिक्ट फैसला नहीं सुना देती है तब तक उसके पीटी की जो परीक्षा परिणाम है उस पर रोक लगा दी गई है। मेरे मित्र वाईवी गिरी के साथ उस केस को देख रहे हैं, प्रणब जी, कल बात हुई थी उनसे। मैं सोचा था कि एक इंटरव्यू ले लूं, लेकिन टाइम नहीं है, व्यस्तता है इतनी। बाकी जो विशिष्ट शिक्षक हैं अभी ज्वाइन किए हैं, उनके प्राण जनरेट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्दी से प्राण जनरेट कर ले। इस महीने में उम्मीद करता हूं कि आ जाना चाहिए उन लोग का प्राण। और जो साथी अप्लाई नहीं किए हैं वो एक फॉर्म भर के जमा करना पड़ता है, वो कर दे जल्दी से, ताकि आपका भी पेमेंट का प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाए। क्योंकि जब तक प्राण जनरेट नहीं होगा आपका पेमेंट नहीं होगा। अब जो बात करेंगे, जो मूल बातें हैं, जो कल सरकार ने जो अनाउंस किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8वें वेतन आयोग का। 8वें वेतन आयोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है उन पे भी तो लागू होगा ही, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों पे भी लागू होगा। और उसी के आधार पे, जैसे अभी हम लोग बिहार में जो काम कर रहे हैं, बिहार के जो राज्यकर्मी हैं, तो हम लोग के लिए सरकार ने कोई पे लेवल या ग्रेड पे के अनुसार पेमेंट नहीं दे रही है। तो हम लोग को दिक्कत ये होगा कि उसके अनुसार सरकार पेमेंट नहीं दे पाएगी। जैसे 1947 में पहली बार वेतन आयोग लागू किया गया था और मिनिमम पेमेंट रखा गया था उसमें 55 रुपये। उसी तरह तीसरा जब वेतन आयोग आया 1970 में, उसमें 185 रुपये उसको बढ़ा करके किया गया। अभी 7वें में था 18,000 था मिनिमम जो बेसिक सैलरी रखा गया था। लेकिन अभी जो है हम लोग 7वें के अनुसार ही काम कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज वेतनमान जो कहा जा रहा है कि दे दिया गया है। तो हम लोग को जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट देगी अपने कर्मचारियों को, या फिर जो अन्य कर्मचारी जो बिहार में हैं जिनका ग्रेड पे के अनुसार पेमेंट है, उतना शिक्षकों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसी के लिए मैंने कहा था कि पे लेवल के अंतर्गत
पेमेंट को लाने के लिए या ग्रेड पे लाने के लिए हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। शुरुआत मैंने इन्हीं 2 चीज़ों से की थी, एक तो ट्रांसफ़र से और एक पे लेवल के अंतर्गत वेतनमान या जो ग्रेड पे है। ग्रेड पे तो अभी 7वें वेतन आयोग ने समाप्त कर दिया है, तो अब बच गया है पे लेवल। लेकिन सवाल है कि लड़ाई लड़ेंगे कैसे? अफर्ट करना होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। और मार्क्स ने कहा था कि आपके मेहनत का जो है शोषण हो रहा है। आप जितना मेहनत करते हैं उसके अनुरूप में आपको पेमेंट नहीं किया जा रहा है, यानी आपको रिटर्न नहीं मिलता है। और इसीलिए होता क्या है कि बिजनेसमैन इतना बड़ा क्यों होता जाता है? जैसे कि आपने 1000 रुपये की मेहनत की, आपको मेहनताना दिया गया 400 300 रुपये या 600 रुपये, लेकिन बाकी जो मेहनताना था 200 300 वो उसके पॉकेट में चला जाता है। और इसीलिए बिजनेसमैन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। सरकार भी हमारा उसी तरह से शोषण कर रही है। हम दिन में अगर 2500 रुपये पर डे हमको मेहनताना मिलना चाहिए, जैसा कि है भी। झारखंड में आप देख लीजिए, जाकर के पता कर लीजिए, 74 से 75 हज़ार रुपये पीजीटी वालों का पेमेंट है, जो अभी 8वें वेतन आयोग के हिसाब से लगभग लाख रुपए के आसपास उनका पेमेंट हो जाएगा, बढ़ करके 70,000 के आसपास उनका मूल वेतन हो जाएगा। उनको देखिएगा, फिर बिहार के कर्मचारियों को देखिएगा, जैसे हम जैसे लोग जो हैं ज्वाइन किए हुए, बहुत ज़्यादा बिहार के कर्मचारियों में जो नियोजित जैसे हैं, हम राजकर्मी भी हो गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे नियोजन वाला पेमेंट हम लोग को दिया जा रहा है। जब तक सरकार को सुनाएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही होगा, आपका शोषण होता रहेगा। आप लड़ेंगे नहीं, फर्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। और लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, जो मैंने शुरू से कहा है। कम से कम बीपीएससी शिक्षक साथी के पास ये अधिकार है कि वो 2-2 एग्जाम दे करके आए हैं, वो लड़ सकते हैं सरकार से, सड़क से लेके कोर्ट तक। लेकिन लड़ना चाहेंगे तभी ना। आप नहीं लड़ेंगे, मेरा काम खत्म हो गया है। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के बारे में मैंने शुरू में बात कर ली है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप अफोर्ड नहीं करेंगे, आप नहीं जुड़ेंगे, आप आगे नहीं आएंगे, तो मेरा क्या है? मैं तो पिछली बार भी जो 2017 में बीटेट हुआ था, उन लोगों के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। काम हो गया था, मैं गुम हो गया था 6 साल, नहीं आया। किसी साथी ने भी पलट करके फ़ोन नहीं किया। अभी भी लोग नौकरी कर रहे हैं, नियोजन वाले 2022 में ज्वाइन कर लिए थे। कि मैं कैसा हूँ नहीं हूँ, तो मैं अपना काम कर रहा था। इसी बीच मैंने नेट निकाला, पीएचडी किया, तो मैं तो अपना काम करता रहूँगा। आप देखिए, और ये लड़ाई आसान नहीं होगी। और नियोजित वाले जो विशिष्ट शिक्षक साथी हुए हैं, उनके साथ तो कोई औचित्य ही नहीं है कि वो लड़ाई लड़े। वो तो भाई ऐसे ही सर्टिफिकेट लाए, कोई 3 में ज्वाइन कर लिए, कोई 5 में ज्वाइन कर लिए और टीचर बन गए। और सक्षमता तो एक फॉर्मल प्रक्रिया है जो पास कराया गया है। लेकिन आप बाकायदा सीटेट पास करके आए हैं, स्टेट पास करके आए हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम पास किए हैं, आपके पास ये अधिकार है, आप लड़ाई लड़ सकते हैं सरकार से। बस एकजुट होने की ज़रूरत है। सड़क से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आप लड़ सकते हैं। हार जीत अलग बात है। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। लड़ने वाले ही हारते हैं, जिसने लड़ा नहीं वो हार जीत क्या सोचेगा। इसलिए फिर कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी बीपीएससी शिक्षक साथियों तक शेयर करिए। अब TRE 3 के साथियों तक भी शेयर करिए, वो भी जुड़ें और देखते हैं आगे क्या होता है। जो समाज, जो संगठन और जो कौम लड़ा नहीं है, उसका वजूद समाप्त हो गया है। और आप ऐसे ही शोषण आपका होता रहेगा, नहीं लड़ेंगे तो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।